चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर निरंजन पोद्दार साहब जुड़े हैं। निरंजन जी, मैं सर सीधा सवाल अभी, क्योंकि अभी ज्यादा मुद्दों पे नहीं जाते, मुद्दों पे तो हम पीछे भी बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे और इसमें भी आगे बात करेंगे। पहली प्रतिक्रिया, दिल्ली का चुनाव जब घोषित हो चुका है, 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया जब दिल्ली की जनता वोट करेगी। 2020 और 2025 इन 5 साल में क्या बदला है राजनीतिक तौर पे, और इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से 2025 विधानसभा का चुनाव मुझे कुछ अलग चुनाव लग रहा है, और वो इसलिए क्योंकि 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था या 2015 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय आम आदमी पार्टी की तर्कस में 3 तीर थे। एक ईमानदार राजनीति, अलग प्रकार की राजनीति, और उसके बाद में फ्रीबीज। और जिस तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव को मैं देख रहा हूं, तो आप ये मान के चलिए, जो ईमानदार राजनीति वाली जो मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं आज इनका फीडबैक, यानी कि आगे उस मामले में बैकफुट पे है। और रही बात अलग प्रकार की राजनीति, तो धर्मराज जी आप ये भी चीज समझिए कि जो दिल्ली का एक आम नागरिक है, वो इस अलग प्रकार की राजनीति से कहीं ना कहीं आज ही जा चुका है कि जिस तरीके से जब भी दिल्ली कभी संकट में होती है, चाहे वो पानी के, बारिश के पानी को लेकर के, जल भराव को लेकर के संकट में हो, चाहे पोल्यूशन को लेकर संकट में हो, चाहे वो गर्मियों में तड़पती और प्यासी दिल्ली का मामला हो, या किसी भी प्रकार का जब मामला होता है, तो उस समय जिस तरीके से बात की जाती है कि एलजी ऐसे नहीं करने दे रहे, या हरियाणा ऐसे कर रहा है, या हिमाचल ऐसे कर रहा है, या पंजाब ऐसे कर रहा है, या फलाना राज्य ऐसे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, जनता इससे आज ही जा चुकी है। हाँ, निश्चित रूप से एक चीज मैं बताऊं कि 2025 के विधानसभा चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मजबूत इसलिए नजर आती है क्योंकि जो 64 और 37 का जो आंकड़ा है, यानी कि 64% और 37% का जो आंकड़ा है, तो वोट प्रतिशत की बात बता रहा हूं, उसको पाटने में भारतीय जनता पार्टी को एड़ी चौकी का जोर लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि चूहा बड़ा होगा तो बिल्ली जितना हो जाएगा, हाथी नहीं बन सकता। यानी कि 37 और 64 की बात करें तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। अब यहाँ पे निर्भर इस बात पे करता है कि कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ती है, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दम ठोक करके मैदान में उतरी है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उससे ऐसा लगता है। और एक चीज और धर्मराज जी, मेरी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं जो नीतिकारों में से शामिल है, उनसे भी मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी चर्चा हुई। वो ये कहते, इस बार उन्होंने कहा है कि हमारी रणनीति ये है कि पहले केजरीवाल को निपटाओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमारी लंबी लड़ाई चलेगी, लेकिन अगर हमें अपनी खोई हुई जमीन वापस लेनी है तो पहले आम आदमी पार्टी को निपटाना पड़ेगा। उसी का परिणाम है कि जिस तरीके से इन्होंने प्रत्याशी घोषित किए, यानी कि अपने पुरोधा इन्होंने चुनाव मैदान में उतार दिए। और जो कांग्रेस जिस तरीके से खड़ा होगी, मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के लिए, चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मुसीबत का सबब नहीं, कांग्रेस मुसीबत का सबब है। चलिए ठीक है। निरंजन जी, जो बातें बार बार आ रही हैं सर, सभी लोगों ने कहा, और आप ज्यादातर जो क्योंकि आंकड़ों के सिरे को पकड़ कर रखते हैं और उसी से अपनी बात कहते हैं, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सर ने भी इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ती है वो बहुत हद तक दिल्ली की लड़ाई को तय करेगा। इसमें एक पहलू ये भी आता है जिसका आपने जिक्र किया कि 37 और 67 के बीच में एक लंबा गैप है, और भारतीय जनता पार्टी को भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक वोट है दिल्ली में, वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, स्टिक होता है। बीजेपी तमाम कोशिशें करती है, लेकिन उसको 5-7% तक स्ट्रेच करके नहीं ले जा पाती। उसको अगर वो 5-7% खींच के 40+ ले जाए, और कांग्रेस जो 5% से कुछ कम, शायद पिछले बार उनका वोट परसेंट था, उसको अगर वो खींच के 10%, 14%, 15% तक ले जाए, तो शायद हम दिल्ली में सत्ता परिवर्तन देख सकते हैं। आपका इस पे क्या टेक है सर? देखिए धर्मराज जी, इसके अंदर मैं 2 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला बिंदु तो जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो वोट था, उसके अंदर कहीं ना कहीं घटोतरी है। यानी कि उसके अंदर घटोतरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली का इतिहास आपको देखना पड़ेगा। दिल्ली का इतिहास ऐसा रहा है कि जो पार्टी दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर सत्ता में रही है, वो पार्टी दिल्ली विधानसभा के से बाहर, सत्ता से बाहर
आप इसको 2093 से लेकर 2098 तक देख लीजिए, जब कांग्रेस एनसीडी के अंदर थी तो भारतीय जनता पार्टी उस टाइम सरकार में थी। 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने एनसीडी पे कब्जा किया। उसके बाद में लगातार 2023 तक भारतीय जनता पार्टी के 22 तक भारतीय जनता पार्टी एनसीडी में रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा से दूर रही। और अब एनसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता में है, तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसका मुख्य कारण ये है धर्मराज जी कि जो एक आम व्यक्ति है उसका रोज उसका वास्ता जो पड़ता है वो एनसीडी के कामों से पड़ता है, अपने निगम पार्षद से पड़ता है। और निगम पार्षद चाहे आम आदमी पार्टी के हो, निगम पार्षद चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, उनका जो वर्किंग है, उनकी जो कार्यशैली है वो आज भी वैसी की वैसी है। एनसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी आ तो गई, लेकिन आज भी पहले लंटर के 50,000 रुपए जाते थे भारतीय जनता पार्टी के दौर में, आज 1 लाख रुपए जा रहे हैं। पहले एक आदमी को पूजना पड़ता था, आज 3-3, 4-4 लोगों को पूजना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आम आदमी उस चीज से परेशान है। और आप यकीन मानिए कि आम आदमी पार्टी के जब वरिष्ठ नेताओं से इस विषय पर बात होती है तो कई लोग इस चीज को मानते हैं कि हमारे से गलती हो गई एनसीडी जीत करके। क्योंकि आज एनसीडी की स्थिति यह है कि अगर वो अपने निगम पार्षदों को टाइट करते हैं और उसमें से अगर 10 भी कूद करके अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाते हैं तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि निगम के अंदर आपको पता है पार्षदों पर दल बदल विधेयक लागू नहीं होता, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के कंट्रोल से बाहर भी है, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो ये कुछ वोट बैंक आम आदमी पार्टी के हाथ से फिसल रहा है। जो ईमानदार राजनीति के नाम पे वोट करता था वो भी कहीं ना कहीं आज की तारीख में संदेह के घेरे में है। और दूसरी तरफ है कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से आपने चर्चा की, मेरा ये मानना है कि अभी तक कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने कैंडिडेट की लिस्ट घोषित की और अपने जो कद्दावर नेता है उनको उतारा, तो आप इस चीज को मान के चलिए 2020 के विधानसभा चुनाव को हम देखें तो आपने देखा होगा कि 70 विधानसभाओं में से 66 विधानसभा पे कांग्रेस की जमानतें जब्त हो गई थी। तो इस बार कम से कम ये जो योद्धा है, चाहे आप इसके अंदर मुकेश शर्मा ले लीजिए, संदीप दीक्षित जी ले लीजिए, स्वयं देवेंद्र यादव जी ले लीजिए, या जितने भी चाहे प्रभात सूरी या जितने भी कद्दावर नेता इन्होंने अपने उतारे हैं, निश्चित रूप से वो पार्टी के लिए नहीं अपनी प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ेंगे। और अपनी प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ेंगे तो उनको ये रहेगा कि जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन हमारी उपस्थिति कम से कम दर्ज हो। तो ये जो घाटा है ये आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। नहीं, ये तो ठीक है सर कि बड़े नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो माहौल भी तो बनता है। निरंजन जी, ये तो सहूलियत की बात होती है, सब अपने अपने सहूलियत के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन मूल प्रश्न वहीं पर है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी दूसरी लिस्ट आनी बाकी है। एक बार जब पूरी लिस्ट आ जाएगी, जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस सीट में कौन कौन उम्मीदवार हैं, उसके बाद संभवतः हमें थोड़ी सी स्पष्टता और आएगी ये समझने में कि लड़ाई कैसी होगी। जल्दी से सर। देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से अपना चुनाव प्रचार में लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि अभी भी अगर हम बात करें प्रत्याशियों की, हम बात करें चुनाव प्रचार की, तो आज भी मुझे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आगे लगती है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी भी बैठक, आज इस नेता की बैठक, कल उस नेता की बैठक, जबकि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज की तारीख में, चाहे वो फार्म भरवाने के नाम पे हो, चाहे रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पे हो, एक एक घर में अप्रोच कर चुका है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2020 के चुनाव में भी ये गलती कर चुकी है, 2015 के चुनाव में भी ये गलती कर चुकी है कि एक नेताओं की फौज उतारती है और हर एक जो बड़ा नेता होता है वो अपने क्षेत्र के सारे लोगों को बुला करके इकट्ठा करता है, और उसके कार्यकर्ता जनता से मिलने के बजाय, यानी कि घर घर जाने के बजाय उस नेता के यहाँ बेरी लगाने में अपना समय और ऊर्जा समझ लीजिए व्यर्थ करते हैं। और कहीं ना कहीं वही गलती, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आज चुनावी चौसर बिछी है, इसके बाद में कौन पार्टी किस स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ती है वो अब आगे चलिए। ठीक है सर, हम इसका विश्लेषण करते ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। निवान भाई जुड़े थे आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नरेश जी बहुत शुक्रिया, शुभेंदु भाई बहुत शुक्रिया, निरंजन पोद्दार जी बहुत शुक्रिया।